सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहीं हद तक शायद अब आप लोगों के मन में ये फीलिंग आने लगी होगी कि जैसे सुना था इस चैप्टर के बारे में, इतना भी बुरा चैप्टर नहीं है। थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और इवन देखा जाए तो बाकी चैप्टर से थोड़ा सा इजी है। कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं, अगर दिमाग का इस्तेमाल करें तो बस कॉन्सेप्ट समझना है और उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। सिर्फ यही बातें यहाँ पर है। यस बच्चा लोग, यही है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कि आपको बातों को बहुत ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है। जो भी यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट से समझाती हूँ उन सब बातों को बहुत ध्यान से आपको समझना है और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख कर आना है। डायग्राम्स भी बना सकते हैं और सिंबल की फॉर्म में भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स को। तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाइए और मुझे बताइए कि अब ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं फिर अपना थर्ड डिसीजन, विच इज डिविडेंड डिसीजन। सो बच्चों, हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि फाइनेंशियल डिसीजन 3 तरीके के होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम लोगों ने क्या समझा कि पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, बट ये पैसा आएगा कहाँ से, वो कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जहाँ से हम पैसा लेकर आएंगे और कब कहाँ किससे कितना पैसा लेंगे, कब कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है, वो हमें फाइनेंसिंग डिसीजन ने बताया। अब ये डिविडेंड डिसीजन क्या बताने वाला है? तो बच्चों, डिविडेंड डिसीजन हमें ये बताता है कि आपने जिन लोगों से पैसा लिया उसमें से एक थे आपके शेयर होल्डर। आप 2 जगहों से पैसा ले रहे थे, एक को आपने नाम दिया था इक्विटी और एक को आपने नाम दिया था डेट। चलो, जो डेट है, जो उधारी है, उसके लिए तो आप हमेशा तैयार रहते हैं और अपने प्रॉफिट में से एक इंटरेस्ट जो होता है वो उन डेट वालों के लिए आप पहले से साइड में रख लेते हैं। बट व्हाट अबाउट द इक्विटी शेयर होल्डर्स? उनका क्या? जिनको तुम बहुत ही ज्यादा अपना मानकर चल रहे हो, जिनके लिए तुमने ये कह दिया है कि अरे इनसे तो हमें कोई खतरा नहीं है, ये तो अपने है ना यार। डेट वाले तो बाहर वाले हैं, अगर उनका पैसा नहीं दिया तो वो हमें बहुत परेशान करेंगे। इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाने लग जाएंगे। एक समय के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किया तो हो सकता है कि हमारे ऊपर लीगल चार्जेस लगा दे। तो भैया उनको तो हमें पूजना पड़ेगा, उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी पैसा आए चाहे ना आए, पैसा हो या ना हो भाई, प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि वो तो हमें देना ही देना है। बट ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले बिल्कुल मासूम से नादान है, जो शायद तुम्हें पैसा देकर भूल जाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, जब तुम्हारी कंपनी बंद होगी ना तब हमें पैसा दे देना। बट एक बात बताओ, लाइफ टाइम तक इन्होंने तुम्हें पैसा इस्तेमाल करने के लिए दिया है, बदले में ये बेचारे कुछ नहीं चाहेंगे क्या? क्यों इन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, बदले में कुछ तो रिटर्न चाहिए होगा। तो बच्चों, इन इक्विटी यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी रिटर्न मिलता है इनकी इन्वेस्टमेंट के बदले में, उसको डिविडेंड कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि ये जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है, इनको अपनी इस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उन रिटर्न को ही हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो अब ये बात सब बच्चों को समझ आ गई होगी कि डिविडेंड क्या होता है। ठीक, चलो अब एक बात और मेरे साथ समझते हुए चलो, थोड़ी सी यहाँ पर जगह मिल जाएगी हमें, तो यहाँ पर ये बात मैं आपको समझा सकती हूँ। हमारे पास जब भी प्रॉफिट आता है, हमारे पास जब भी प्रॉफिट आता है तो उसमें से आपको पता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो बाहर वालों में बट जाता है ना, कि जो भी हमारे बाहर के एक्सपेंसेस है, यानी कि जिसको हम अपनी अकाउंटेंसी में पढ़ते आए हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सारा तो हम लोग कंपल्जन होता है हमारे ऊपर कि हमें माइनस करना ही है प्रॉफिट में से। लेकिन इन सारे खर्चों को करने के बाद कुछ पैसा हमारे हाथ में बचता है, और यहाँ पर हम उसी वाले प्रॉफिट की बात करेंगे कि अपने सारे जो हमने खर्चे करने थे वो सारे खर्चे हम लोगों ने कर दिए हैं, बाहर वालों का इंटरेस्ट दे दिया है,
कोई सैलरी, रेंट वेंट जो भी था हम सब कुछ दे चुके हैं। अब हमारे हाथ में कुछ पैसा बचा हुआ है आफ्टर टैक्स, इवन हमने टैक्स भी दे दिया है। ये बेटा कौन से वाला प्रॉफिट है, ये आफ्टर टैक्स है कि अब टैक्स भी भर चुके हैं, इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया इवन। तो अब इस प्रॉफिट का क्या करना है, क्या सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को दे दे, सब बांट दे, या कुछ अपने लिए बचाकर भी रखे। तो बेसिकली हमें एक डिसीजन लेना है। हमें क्या डिसीजन लेना है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम लोग रिटेन करें, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स करें। रिटेन अर्निंग मतलब कि जो भी आपने पैसा यहाँ पर कमाया है उसमें से कुछ तो आपको बचा कर रखना है ना, और कितना हिस्सा हम एज डिविडेंड अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दें। तो जब हम ये बात सोच रहे होते हैं, जब एक फाइनेंस मैनेजर इस बात को सोच रहा है कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कितना पोर्शन हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना पोर्शन अपनी फ्यूचर सेफ्टी के लिए बचा कर रखें, तो ये जो डिसीजन होता है बच्चे, इसी डिसीजन को बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन। समझ आ गया? तो चलिए अब इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और जो बात मैंने अभी आपको बोली वही बात आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आने वाली है। देखो, डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले तो ये आपको बता रहे हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड आपके प्रॉफिट का वो पार्ट है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, जो आप अपने शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने आपके यहाँ पर पैसा लगाया है शेयर्स की फॉर्म में, उनको जो आप प्रॉफिट का पार्ट देने वाले होते हो, उस हिस्से को हम लोग यहाँ पर डिविडेंड कहते हैं। एंड द डिसीजन इन्वॉल्व्ड हेयर इज, तो यहाँ पर जो हमारा डिसीजन है वो किस चीज का है, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स। यही बोला ना मैंने, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से कितना इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, उसका कितना हिस्सा आप लोग शेयर होल्डर को देने वाले हो, एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, और कितना आप रिटेन करोगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि मान लो तुमने 100 रुपए कमाए, हाँ यार तुमने 100 रुपए ही कमाए हैं, तुम यही मानो तुमने 100 रुपए ही कमाए हैं, तो 100 रुपए में से अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि 60 रुपए तो मैं डिविडेंड दूंगा और 40 रुपए मैं बचा कर रखूंगा, तो यहाँ जब आपने सोचा कि 100 रुपए को कैसे इस्तेमाल करना है, कितना डिविडेंड और कितना बचाना है, तो बस यही आपका डिसीजन क्या कहलाता है बच्चों, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करना है। ठीक, चलो अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कि जब भी आप सोच विचार कर रहे होते हो कि ज्यादा डिविडेंड देना है, कम डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड देना है, तो उस चीज का डिसीजन लेते हुए वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन सी बातें होती हैं जो आप अपने दिमाग में यहाँ पर सोचते हो, तो उनको यहाँ पर बोला गया 2 सीए 4 साल से लीगल टैक्स की ग्रोथ देख रहे हैं। 2 सीए 4 साल से लीगल टैक्स की ग्रोथ देख रहे हैं। मतलब मैम, अरे मतलब छोड़ो, इसी में ही सारे फैक्टर्स हैं। ये जो मैंने बोला 2 सीए यानी कि 2 सीए, तो 2 आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं और 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 2C 2A। 4 ईयर्स यानी कि 4 साल, तो 4 एस वाले फैक्टर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं। लीगल अपने आप में एक पॉइंट आएगा, टैक्स से रिलेटेड भी आएगा, ग्रोथ से रिलेटेड भी आएगा। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 11 ऐसे फैक्टर्स हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वाले सी से है कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा सी है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, बेटा कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग पहला एस, फिर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, टैक्सेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो टोटल नंबर ऑफ 11 फैक्टर्स है, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। 2 सीए 4 साल से लीगल टैक्स की ग्रोथ देख रहे हैं, तो 2 सीए का मतलब क्या है, सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन, देन कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, उसके बाद 2 ए से देखना है एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, अमाउंट ऑफ अर्निंग, फिर 4 एस से ध्यान रखने हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, 4 एस हो गए। फिर लीगल से आपका आएगा लीगल कंस्ट्रेंट,
फिर टैक्स से आएगा टैक्सेशन पॉलिसी, और फिर ग्रोथ से आएगा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ऐसे आपको फैक्टर्स याद भी करने हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अमाउंट ऑफ अर्निंग। चलो अब उठा लो जरा अपनी कलम और अपनी किताब, और मेरे साथ साथ कुछ चीजें जो हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं उस तरीके से आपने मेरे साथ थोड़ा थोड़ा काम करना है। ठीक है, बात है अमाउंट ऑफ अर्निंग की कि भाई देखो, मुझे डिविडेंड बांटना है, मुझे अपने शेयर होल्डर को पैसा देना है। मैं पैसा कब दे पाऊंगी? जब मेरी जेब में पैसा होगा तभी तो। मैं हमेशा आपको ये बात समझाती हूँ ना कि आप किसी को पैसा तभी तो दे सकते हो जब आपकी खुद की जेब में पैसा हो। आप कहोगे कि मैडम इच्छा भी तो होनी चाहिए देने की। अरे बेटा, इच्छा किसकी होती है किसी को पैसे देने की? उसे तो तुम छोड़ दो, साइड में रख दो उस बात को। सबसे पहली बात कि अगर मुझे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना है तो वो बांटा जाता है हमारी अर्निंग्स में से, जो पैसा हमने कमाया है। तो इस अर्निंग को फिलहाल हम पहले दो अमाउंट में डिवाइड करते हैं कि अर्निंग कहाँ से आ रही है। पहली बात तो होती है हमारी कुछ पास्ट अर्निंग, यानी कि पास्ट अर्निंग में से हमने कुछ पैसा जोड़ रखा होता है, और कुछ हमारी करंट अर्निंग्स है, यानी कि अभी फिलहाल भी तो हमने कुछ ना कुछ कमाया होगा। तो आपको ये चेक करना है कि इन दोनों को प्लस करके क्या आपके पास सफिशिएंट अर्निंग है। इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं तो क्या आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि नो, सफिशिएंट अर्निंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके सामने दो बातें आ गई कि सबसे पहली बात, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स में हमें ये देखना है कि अर्निंग कहाँ से आ रही है। अर्निंग दो जगह से आ रही है, पास्ट अर्निंग है, करंट अर्निंग है। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो उसके बाद हमको ये चेक करना है कि क्या वो अर्निंग सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है कि अर्निंग सफिशिएंट है तो आप इस पोजीशन में हो। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है जेब में, अच्छा कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कमा रहे हो तो अच्छा बांटो, बांटने से और बढ़ जाएगा भाई, वो दुआ देंगे तुमको अच्छी। तो अगर सफिशिएंट अर्निंग है तो मोर डिविडेंड दो। बट अगर तुमको लगता है कि नहीं यार, अभी तो तुम्हारी खुद की जेब में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं है फिलहाल, तो ऐसा नहीं है कि तुम उनको डिविडेंड दोगे नहीं, दोगे, बट थोड़ा सा कम दे दो कि वो ऐसा भी ना हो कि आप उनको बिल्कुल निराश करो कि नहीं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ तो है ना आपके पास बांटने के लिए, तो थोड़ा सा उनको दे दो, थोड़ा सा अपना बचा के रख लो। तो क्या करना है अमाउंट ऑफ अर्निंग में? पहले ये चेक करना है सफिशिएंट अर्निंग है तो मोर डिविडेंड, सफिशिएंट अर्निंग नहीं है तो लेस डिविडेंड। ठीक है जी, तो आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अगर साथ साथ बना सकते हो अपने हाथ से तो भाई बिल्कुल बनाओ, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखो जरा ऊपर क्या बातें लिखी हुई हैं। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट और द पास्ट अर्निंग। डिविडेंड कहां से दिया जाता है? करंट और पास्ट अर्निंग में से दिया जाता है। Therefore, earning is the major determinant of decision about the dividend। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कितना डिविडेंड देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सच में कुछ प्रॉफिट नहीं बचा, तो लो यहाँ पे तो मैंने बोला नो सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर मैं बोल दूं जीरो प्रॉफिट, तो भाई देखो अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं बचा या लॉस में चल रहे हो तो नो डिविडेंड, तो उस केस में फिर आप डिविडेंड पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब उन्होंने बोला है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ अर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। चलो पहले इसको भी थोड़ा सा हम लोग अपने फ्लो चार्ट से समझते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग में तो हमने ये देखा कि कितना क्वांटिटी ऑफ अमाउंट है हमारे पास, मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ अर्निंग है, जेब भारी कितनी है हमारी। अगर जेब बहुत ज्यादा भारी है तो ठीक है दे दिया ज्यादा डिविडेंड, जेब थोड़ी हल्की थी तो कम दे दिया, और जेब अगर खाली थी तो बिल्कुल नहीं दिया। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि आपकी अर्निंग कैसी होती है। ऐसा होता है क्या आपकी अर्निंग का, अगर मैं एक ट्रेंड चार्ट बनाऊं तो क्या ऐसा होता है कि आपकी अर्निंग बढ़ रही है, 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 आपका जो प्रॉफिट का है वो इस तरीके का ट्रेंड लाइन शो कर रहा है कि यार लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट चार्ट ऐसा बनता हो 1 2 3 4 डिस्को डांस करते जाओ। ये क्या है भाई, ये कैसा चार्ट है? यानी कि बहुत उतार चढ़ाव है यार तुम्हारी अर्निंग में, तुम्हारी जिंदगी की तरह। तो ऐसे में जब तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, यानी कि जब तुम इस वाले प्रॉफिट की सिचुएशन में थे तो तुमने दिल खोल कर डिविडेंड बांट दिया, अपने शेयर होल्डर को खूब खुश कर दिया। ठीक, अब जब एक बार ज्यादा पैसा दे देते हैं ना तो भैया ह्यूमन नेचर है, एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है। अब उन्हें लगता है कि यार एक बार ज्यादा पैसा मिला है, अगली बार इससे भी ज्यादा मिलेगा। बट अगली बार क्या हुआ, तुम्हारा डाउनफॉल हो गया।
हो गया डाउनफॉल। अब अगली बार तुमने उनको साफ मना कर दिया जी हमारा तो लॉस हो गया, अब तो हम दे ही नहीं सकते, और ऐसा तुमने बहुत टाइम तक किया, बहुत टाइम तक तुमने फिर उनको पैसा ही नहीं दिया, तो कहेंगे सच में यहाँ पे पैसा नहीं देते तुम, हमें ये उम्मीद क्यों जगाई कि भाई हमें पैसा मिलेगा। बट अगर मैं इस वाले ट्रेंड को देखूं तो आपको लग रहा है ना कि यार लगातार 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 आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाए जा रही है, तो आप यहाँ पर एक स्टेबल डिविडेंड मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार आपका प्रॉफिट 1 लाख हुआ है तो अगली बार 1,10,000 हो रहा है, 1,15,000 हो रहा है, 1,25,000 हो रहा है, 1,30,000 हो रहा है, यानी कि आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि लगातार जो हमारा प्रॉफिट है वो इस तरीके का आता है, यानी कि स्टेबिलिटी है। एक हम स्टेबल डिविडेंड यहाँ पर पे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर अर्निंग्स, ठीक। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में। तो आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स में बच्चों सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या आपकी अर्निंग स्टेबल है, क्या आपको लगता है कि आप रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आप एक अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। क्योंकि भाई देखो, एक बार उम्मीद देकर फिर उम्मीद को डुबाना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना है, एक बार उम्मीद जगा के उसको डुबाना नहीं है। तो देखो, अगर आपके पास स्टेबल डिविडेंड रहता है, सॉरी, अगर आपके पास अर्निंग स्टेबल रहती है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक अच्छा खासा डिविडेंड दे दो, या हो सकता है आप डिविडेंड पर शेयर फिक्स भी कर सकते हो, या ठीक है, तो एक सफिशिएंट डिविडेंड आप दे सकते हो। चलो मोर ना बोल के मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर कर देती हूँ, वो कहते हैं ना मैनिपुलेट करना, चलो मैनिपुलेट कर देते हैं हम इसको कि आप सफिशिएंट डिविडेंड पे कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है यहाँ पर, कभी बहुत प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस भी हो रहा है, कभी हम नहीं दे पाते हैं ज्यादा डिविडेंड, तो ऐसे में आप यहाँ पर कोशिश करो कि लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही दो। मतलब एक आप ऐसा पैटर्न फॉलो करो कि भाई उनको ना एकदम से शॉक ना लगता हो कि एक बार तो बहुत ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है और एक बार कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो क्या है क्रक्स स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का, अगर अर्निंग स्टेबल है सफिशिएंट डिविडेंड दो, एडिक्वेट डिविडेंड आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। बट अगर अनस्टेबल अर्निंग है तो लेस डिविडेंड के साथ ही आप लोगों को चलना चाहिए, ठीक। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो यार, इतना तो तुम पढ़ते पढ़ते भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट क्या ही लेना है ना। चलो देखो जरा, अब यहाँ पे लिखा है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग सेम, अ कंपनी हैविंग अ स्टेबल अर्निंग, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसकी अर्निंग कैसी है बच्चों, जिसकी अर्निंग स्टेबल है, इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर द हाई डिविडेंड। भाई जिसकी अर्निंग अच्छी है वो इस पोजीशन में होती है कि वो हायर डिविडेंड पे कर सकती है। बट एज अगेंस्ट दिस अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग, लेकिन अगर कोई एक ऐसी कंपनी है भाई जिसकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, उसकी अर्निंग कम ज्यादा होती रहती है, सो इज लाइकली टू पे द स्मॉलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो ऐसी कंपनीज को डिविडेंड स्मॉल ही यानी कि कम ही पे करना चाहिए। तो यानी कि अगर आपके फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट्स हैं तो कम डिविडेंड के साथ ही आपको चलना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई एक सीजनल बिजनेस है, ठीक है, वो कभी भी ज्यादा डिविडेंड नहीं देगा हर साल, क्यों, क्योंकि भाई सीजनल बिजनेस है उसका, जब उसका सीजन होता है तो अच्छा प्रॉफिट होता है तो अच्छा डिविडेंड दे पाएगा, बट जब उसका सीजन नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं दे पाएगा ना। तो ऐसे में जो एक सीजनल बिजनेस होता है वो कभी भी बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाते, या कहूँ तो हर साल डिविडेंड वो लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। अब ये कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब अब तक बताया पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग, फिर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, और अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अमाउंट ऑफ अर्निंग में मैंने आपको बताया जेब में पैसा देखो कितना है, अगर जेब में अच्छा पैसा है ज्यादा डिविडेंड दे दो, कम पैसा है कम डिविडेंड दे दो, पहली चीज। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये समझाया कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कैसे। अब देखो कि वो जो जेब में पैसा आ रहा है ना वो किस तरीके से आ रहा है, क्या हमेशा ही ज्यादा आ रहा है या हमेशा कम आ रहा है, कभी ज्यादा और कभी कम आता है। तो अगर आपको लगता है कि वो आपकी जेब का पैसा हमेशा बहुत अच्छा आ रहा है, एक अच्छा ट्रेंड शो कर रहा है, हायर प्रॉफिट्स आपके पास हमेशा आ रहे हैं, तो भाई हायर डिविडेंड दे दो, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आपके फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट्स हैं, स्टेबल अर्निंग नहीं है, जेब में पैसा आना जाना जो है वो इतना ज्यादा फिक्स नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा ही डिविडेंड देते रहो कि वो भी लेकर खुश होते रहे और आपके ऊपर भी बर्डन ना पड़े, तो लेस डिविडेंड के साथ रहो, ठीक। अब दूसरी बात आई स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। अब हमने देखा कि आप ना हमारे डिविडेंड को बार बार चेंज कर रहे हो, आप अपनी अर्निंग के बेसिस पर, आप उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर आपने हमारे डिविडेंड को चेंज कर दिया। बट कई बार कुछ शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि भाई डिविडेंड स्टेबल होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ना कि हर महीने मेरी इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना पैसा मिल रहा है। तो देखो,
अगर आपकी पॉलिसी है, अगर आप पॉलिसी फॉलो करते हो, अगर आप फॉलो करते हो कौन सी पॉलिसी को, ऑफ फिक्सिंग द डिविडेंड, कि आपने क्या कर दिया है, डिविडेंड को फिक्स करने की पॉलिसी को फॉलो किया, तो आप यहां पर पे करेंगे डिविडेंड पर शेयर, यानी कि आप एक शेयर पे कितना डिविडेंड पे करते हैं ये आप यहां पर फिक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी की आप कैसा डिविडेंड पे करते हैं, फिक्स कर देते हैं डिविडेंड, कि मान लो किसी के पास अगर एक शेयर है तो एक शेयर के ऊपर उसको 2 रुपए का डिविडेंड मिलता ही मिलता है, ये आपने फिक्स कर दिया, तो उस सामने वाले बंदे को भी पता होगा ना कि यार उसको कितना रिटर्न आने वाला है। बट अगर आप नहीं करते कोई भी इस तरीके की पॉलिसी को फॉलो जहां पर डिविडेंड को फिक्स किया जाता है, तो ऐसे में आपका जो डिविडेंड होगा वो कैसा होगा बेटा, आपका डिविडेंड ऐसे में कैसा होगा, डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉफिट या और दी अदर फैक्टर्स जिसको भी आपने कंसिडर किया होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मैंने क्या बताया स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड वाले में, कि अगर आपकी पॉलिसी है कि आपको डिविडेंड फिक्स देना है, तो ऐसे में आप डिविडेंड पर शेयर फिक्स कर दोगे कि देखो एक शेयर पे हम इतना डिविडेंड देंगे। बट अगर ऐसी कोई भी पॉलिसी आप फॉलो नहीं करते हैं तो अपने हिसाब से जैसा जब आपको जितना ठीक लगेगा डिविडेंड आप उसके हिसाब से पे करते रहेंगे। ठीक है, बट डिविडेंड आप फिक्स तभी कर पाएंगे जब आपको ये लगता हो, फिर भी आपको ये लगता हो कि इन फ्यूचर आपके बिजनेस के जो ग्रो करने के चांसेस हैं वो ज्यादा ही हैं, क्योंकि एक बार जब आपने डिविडेंड फिक्स कर दिया तो फिर आपको रेगुलरली वही डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो जरा इस पॉइंट को भी, लिखा है कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग द डिविडेंड पर शेयर, कि बहुत बार कंपनीज जो है वो डिविडेंड पर शेयर फिक्स करने की पॉलिसी को इस्तेमाल करती हैं। दे अवॉइड चेंजिंग इट ड्यू टू द स्मॉल एंड टेम्परेरी चेंज इन प्रॉफिट, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है या टेम्परेरी चेंज होता है, भाई 100-200 से प्रॉफिट चेंज हो रहा है, 1000-2000 से प्रॉफिट चेंज हो रहा है, तो क्यों बार बार डिविडेंड अलग अलग पे करना है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, डिविडेंड पर शेयर उन्होंने फिक्स कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ ऐसी सिचुएशन है तो आप डिविडेंड पर शेयर फिक्स कर सकते हो, जैसे कि एक फर्म जो है वो 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे करती है, इवन द प्रॉफिट फॉल्स स्लाइटली, कि ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट कम होता है तो डिविडेंड कम ही देना है। अगर बहुत ज्यादा फॉल नहीं हो रहा है तो फिर हम डिविडेंड को चेंज नहीं करते, जो हमने यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं एक पॉलिसी जहां पर हम डिविडेंड को फिक्स करना चाहते हैं, तो फिर हम हर साल उतना ही डिविडेंड पे करते रहेंगे जितना हमने यहाँ पर फिक्स किया होगा। ठीक है जी, समझ आ गया डिविडेंड का केस, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे। अब जरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है, पहले फ्लो चार्ट फिर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों बिजनेस के पास ना कई बार ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज यानी कि ग्रोथ के चांसेस होते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि आज मैं जो भी बिजनेस कर रही हूँ आने वाले 1 साल में या आने वाले 6 महीने में शायद मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना पड़े, मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करने का चांस मिलेगा। तो जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ के साथ पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, मॉडर्नाइज करना है, तो मुझे पैसा चाहिए होगा ना। तो अगर आज मैं सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर में बांट दूंगी एज अ डिविडेंड, तो कल को जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुझे किसी और से पैसा मांगना पड़ेगा ना, और जब मैं किसी और से पैसा मांगूंगी तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेरे ऊपर एक रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आ जाएगा, तो गलत है ना। तो मैं यहाँ पर फैक्टर सोच के चल रही हूँ कि मैंने देखा, दूर दूर तक मैंने देखा कि क्या कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, क्या कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर लेस डिविडेंड दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर रिटेन ज्यादा करूंगी, अपने प्रॉफिट का एक ज्यादा हिस्सा मैं अपने पास संभाल के रखूंगी फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। बट अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, दूर दूर तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि आने वाले कुछ सालों में मुझे ग्रो करना है या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक, तो क्यों अपने शेयर होल्डर को नाराज करना है। तो ऐसा करो, उस टाइम पर अपने शेयर होल्डर को खुश रखो और ज्यादा डिविडेंड आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात,
अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो इसलिए आज पैसा ज्यादा बचाएंगे, बांटेंगे कम, तो इसलिए लेस डिविडेंड है। बट अगर हमें लग रहा है कि नहीं, ऐसी कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारे आंखों के सामने अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, तो अभी बचा कम लो, फिलहाल उन्हें खुश रख लो शेयर होल्डर्स को, ताकि क्या पता वो और इन्वेस्ट कर दे हमारे यहाँ पे, तो मोर डिविडेंड्स दे दो। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखिए जरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है दैट कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन more money out of their earnings so as to finance the required investment। ऐसी कंपनीज जिनके पास अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है, वो कंपनीज रिटेन ज्यादा करती हैं अपने पैसे को, क्योंकि उन्हें कल को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसा चाहिए होगा। द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज देयरफॉर स्मॉलर। तो इसीलिए जो हमारी ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं, उनमें जो डिविडेंड होता है बच्चे, वो कैसा होता है, स्मॉल देन दैट इन द नॉन ग्रोथ कंपनीज, यानी कि उन कंपनीज के कंपैरिजन में जिनको अभी किसी भी तरीके की ग्रोथ यहाँ पर होने वाली नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात वही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो कम डिविडेंड, और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो ज्यादा डिविडेंड। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलो, कैश फ्लो पोजीशन। ये वाला पॉइंट तुमने सब में देखा होगा, तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि कोई भी डिसीजन आए तो भाई वो है ना, वो वाला मैंने तुम्हें समझाया, चेप दो, तो भाई ये चेप देना तुम, जहां भी तुम्हें कोई सा भी डिसीजन दिखे, कैश फ्लो पोजीशन तो आ ही रहा है सब में। तो भाई कैश फ्लो पोजीशन क्या कहता है, अब जरा देख लेते हैं। पहली बात, कैश फ्लो पोजीशन यानी कि जेब में कैश कब कब आता है, कितना कितना आता है। अब बिजनेस के अंदर हमें पैसों की जरूरत बहुत सारी चीजों के लिए पड़ती है, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है प्रीवियस पॉइंट्स के अंदर भी, कि भाई देखो आपको फिक्स एसेट्स खरीदने होते हैं, फिर आपको अपने रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं कि जो आपने उधारी ले रखी है तो उसका आपने प्रिंसिपल अमाउंट आपने वापस करना है, कहीं ना कहीं उसी उधारी के ऊपर आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस होते हैं, और तो और आपको अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कामों के लिए आपको कैश चाहिए। अब अगर आपके कैश आउटफ्लोज ज्यादा है, आपके पास से पैसा जाता ज्यादा है, आता कम है, तो ऐसे में तुम खतरे की सिचुएशन में हो। ऐसे में तुम्हें अपने पास पैसा बचा कर रखना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, अगर मैं 10 रुपए खर्च करता हूं तो 50 रुपए आ जाता है मेरे पास, इसका मतलब 40 एक्स्ट्रा आता है, तो भाई ये तो बहुत अच्छी पोजीशन है कि आप जितना पैसा आपके पास से जितना जा रहा है उससे बहुत ज्यादा आपके पास आ रहा है, यानी कि आपके इनफ्लोज अच्छे हैं, तो आप अच्छी कैश फ्लो पोजीशन में हो। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, यानी कि आपके हाथों में अच्छा खासा पैसा आता रहता है, तो भाई अमीर बनो ना, फिर दिलदार बनो, अमीर बनो, बांटो ना ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड, क्यों परेशान करना है फिर शेयर होल्डर्स को। बट अगर आपको लगता है कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन वीकर है, वीकर सिचुएशन में अगर आप हो, तो भाई खुद कमजोर हो, तो ज्यादा फिर यहाँ पे राजा महाराजा बनने की जरूरत नहीं है। अपने शेयर होल्डर्स को फिर कम ही डिविडेंड बांटो, ज्यादा दिलेर मत बनना कि अपनी जेब खाली करके उनकी जेब तुमने भर दी है। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन क्या कहता है, अगर स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है, स्ट्रॉन्गर, तो ऐसे में डिविडेंड ज्यादा दे दो। बट अगर वीकर कैश फ्लो पोजीशन है तो ऐसे में लेस डिविडेंड दो। सिंपल सी बात, पैसा ज्यादा है तो ज्यादा बांट दो, कम है तो कम बांटना। ठीक है, इसमें क्या ही सोचना है, ये तो बहुत लॉजिकल है, ये तो बच्चा भी बता देगा, और तुम तो प्रो बन चुके हो अब यहाँ पर बिजनेस स्टडीज में। ठीक है भाई, समझ आ गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, बढ़ते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। पता तो हमें सब है, बस पढ़ ही लेते हैं एक बार इनकी, ताकि थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट कर लें, इतना सब कुछ लिखा हुआ है। तो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश, कि जब आप डिविडेंड पे करते हो ना, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जेब से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा कैश का। सो अ कंपनी मे बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे शॉर्ट ऑफ कैश। बट ऐसा हो सकता है ना कि एक कंपनी के प्रॉफिट तो अच्छे खासे दिख रहे हो। अब आपको पता है कि जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है उसमें कैश और नॉन कैश दोनों तरीके की चीजें होती हैं, तो प्रॉफिट तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपके पास कैश उतना नहीं है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द इनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो ये बहुत जरूरी है ये बताना कि क्या आपके पास इनफ कैश है या नहीं, क्योंकि अगर आपके पास इनफ कैश की अवेलेबिलिटी है तो ही आप अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। तो अगर आपके पास अच्छा कैश होगा ज्यादा डिविडेंड दोगे, अच्छा कैश नहीं होगा तो कम डिविडेंड दोगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये फ्लो चार्ट्स बना कर आने एग्जाम में, ऐसे ही नहीं बनवा रही हूँ, आपको बनाने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट 6 पॉइंट, अब हमारे शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या कहता है। चलो जी, इनकी बात को भी सुन लेते हैं। ये शेयर होल्डर तो भाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें पैसा दिया है उन्होंने, इनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। चलो देखते हैं कि अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब क्या होता है ना, सब लोग तुम्हारी तरह अमीर थोड़ी है कि भाई एक्स्ट्रा पैसा था इन्वेस्ट कर दिया। कुछ लोग अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए भी पैसा लगाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि यार रिटायरमेंट के बाद, चलो हर किसी को थोड़ी ना पेंशन्स मिलती है, कि रिटायरमेंट के बाद कैसे गुजारा करेंगे, कैसे सर्वाइवल होगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं शेयर मार्केट के अंदर। बट वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पैसा नहीं लगाना चाहते कि यार मुझे कोई यहाँ पर ये नहीं करना कि प्रॉफिट ज्यादा या प्रॉफिट कम, मुझे प्रॉफिट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मैंने पैसा लगाया है कि मान लो मैंने 10,000 रुपये लगाया, तो 10,000 रुपये मुझे हर महीने 1,000 रुपये आते रहे, मुझे तो ऐसे वाली इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कई बार कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनका प्रेफरेंस होता है कैसा, जिनका प्रेफरेंस होता है फिक्स्ड इनकम अर्न करना, फिक्स्ड इनकम अर्न करना किसके ऊपर बच्चों, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर किसी शेयर होल्डर का प्रेफरेंस है, अगर हमारे शेयर होल्डर्स का मतलब प्रेफरेंस है कि भाई उनको तो ना फिक्स्ड इनकम ही चाहिए, वो तो फिक्स्ड इनकम ही कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको उनका डिविडेंड भी क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको उनका डिविडेंड भी फिक्स करना पड़ता है एज पर देयर चॉइस, एज पर देयर प्रेफरेंस, जैसा वो कह रहे हैं। तो भाई अगर अपने शेयर होल्डर को बनाए रखना है और उनकी प्रेफरेंस अगर आपके माइंड में है, और आपने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आपके ऐसे हैं जो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, तो ऐसे में उनकी बातों को मानते हुए हम लोग यहाँ पर उनकी इनकम को फिक्स करेंगे और उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो उनका फिक्स कर देंगे। देखो कि आपको कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब बना लिया होगा आपने ये, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अब इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर, while declaring the dividends management must keep in mind the preference of the shareholders in this regard, कि जब भी कोई मैनेजमेंट डिक्लेयर कर रहा होता है डिविडेंड, तो उसे हमेशा माइंड में रखना चाहिए किसको, शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को, कि भाई हमारा शेयर होल्डर क्या चाहता है, जिसने पैसा दिया उसकी भी तो कुछ सुन लो कि वो क्या चाहता है। सो इफ द शेयर होल्डर इज इन जनरल डिजायर दैट एट लीस्ट अ सर्टेन अमाउंट इज पेड एज डिविडेंड, तो अगर आपके शेयर होल्डर ये कहते हैं कि चलो ठीक है आप ऐसा फिक्स भी मत करो, बट कम से कम ये बता दो कि कम से कम इतना मिलेगा, ऐसा बता दो कि कम से कम इतना मिलेगा, कि अगर आप कह रहे हो कि 10,000 लगाते हो तो 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा, कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको मिलेगा एज अ डिविडेंड, देन द कंपनी आर लाइकली टू डिक्लेयर द सेम, तो कंपनी को फिर उतना ही वैसा ही उसी हिसाब से डिक्लेयर करना होगा। सो देयर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर्स who depend upon a regular income up from their investment, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ शेयर होल्डर्स हमेशा ऐसे में मिल जाते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि यार देखो इन्वेस्टमेंट करिए तो उसके ऊपर रेगुलर इनकम हमें मिलती रहे। ठीक है जी, तो समझ आ गया कि अगर हमारे शेयर होल्डर कह रहे हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड चाहिए तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक, चलो अब 7th पॉइंट है हमारे पास, टैक्सेशन पॉलिसी, यानी कि जब आप डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर टैक्स के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों, डिविडेंड का टैक्स से क्या लेना देना है बेटा, बहुत कुछ लेना देना है। क्यों, चलो बताती हूँ। पहले हम लोग अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसी की हेल्प से समझते हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी वाले केस में हमें क्या करना है। टैक्सेशन पॉलिसी वाले केस में आप सबसे पहले ये देखो कि जो भी आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है ऑन द डिविडेंड, जी हाँ बच्चों, जब कोई कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है तो उस डिविडेंड के ऊपर भी कहीं ना कहीं उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर जो हमारा डिविडेंड टैक्स है, जिसको हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कहते हैं, अगर उसका रेट हाई है, अगर हमारा जो टैक्स रेट है अगर वो हाई है, तो ऐसे में समझदारी इसी में ही है कि लेस डिविडेंड पे किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिविडेंड पे करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर आपको लगता है कि जो टैक्स रेट है वो कम है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा डिविडेंड पे करके भी काम चला सकते हो। तो सिंपल सी बात, अगर टैक्स रेट ज़्यादा हाई दिख रहा है
तो डिविडेंड कम पे करो, क्योंकि अगर आप डिविडेंड कम पे करोगे तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। बट वहीं पे अगर आपको लग रहा है कि टैक्स रेट है तो बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि उसकी वजह से हम बेचारे अपने शेयर होल्डर को नाराज करें, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम ज्यादा डिविडेंड भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बना लीजिए फटाफट से इस फ्लो चार्ट को, और अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि क्या कही गई है इसके एक्सप्लेनेशन। तो लिखा है इफ द टैक्स ऑन द डिविडेंड इज हायर देन इट इज बेटर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, कि अगर आपको लगता है कि जो टैक्स रेट है डिविडेंड के ऊपर वो हाई है तो ऐसे में डिविडेंड कम पे करो। बट अगर आपको लगता है कि आपका जो टैक्स रेट है वो रिलेटिवली लोअर साइड है, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्स रेट आपका नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में हायर डिविडेंड भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है। सो 8 पॉइंट है हमारे पास स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा चल रहा है आपके डिविडेंड डिसीजन की वजह से, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम वही काम जो बार बार करते हुए आए हैं उस काम को कर लेते हैं, और मेरे साथ साथ तुम्हारी कलम जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हमें बहुत काम कराने वाला है और बहुत बढ़िया नंबर दिलवाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर आप स्टॉक मार्केट को अपने फेवर में रिएक्ट कराना चाहते हैं, देखो बीइंग एन इन्वेस्टर्स आप भी तो देखते होगे ना, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आप भी ये देखते होगे कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैसा डिविडेंड पे करती है, वो हायर डिविडेंड पे करती है या वो लोअर अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स पे करती है। तो बीइंग एन इन्वेस्टर जब आप इस चीज को देख रहे हैं तो कंपनी इस चीज को अपने माइंड में रखती है कि जब जब कोई कंपनी हायर डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है तो मार्केट में ये एक गुड न्यूज की तरह जाता है। क्यों? क्योंकि हायर डिविडेंड्स का मतलब है कि यार ये कंपनी ना बहुत बढ़िया है, इस कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है, ये अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रखती है। तो मार्केट में जब ये पॉजिटिविटी आती है किसी भी कंपनी के बारे में, तो उस कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो एकदम बढ़ने लग जाते हैं, वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। बट अगर वहीं पर आप लोअर डिविडेंड से डिक्लेयर किए जा रहे हैं, ये दिख रहा है कि रिपीटेडली आपकी तरफ से अपने शेयर होल्डर्स के पास कम डिविडेंड जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज एक नेगेटिव रिएक्शन देती है आपके लिए, और आपके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो मार्केट में घट सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहे हो तो आप इस चीज को कंसिडर करोगे कि क्या आप ये चाहते हैं कि मार्केट में आपके स्टॉक की प्राइसेस बढ़े। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज एक पॉजिटिविटी की तरह जाए मार्केट के अंदर, तो ऐसे में आप हायर डिविडेंड से डिक्लेयर करेंगे उस टाइम पर। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें अपने हिसाब से चलना है, स्टॉक प्राइसेस कम होंगी कोई बात नहीं, बट हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे फिलहाल हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स, तो कोई बात नहीं, अगर स्टॉक प्राइसेस कम हो भी रही है तो भी आप लोअर डिविडेंड्स पे कर सकते हो। तो अभी आपको डिसाइड करना है डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम कि भाई देखो आप ये मार्केट को कैसा रिएक्ट कराना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपके स्टॉक प्राइसेस बढ़े तो हायर डिविडेंड अभी से थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दो। बट अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक प्राइसेस के कम हो जाने की वजह से भी, तो आप यहाँ पर लोअर डिविडेंड्स पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जरा इनके डिटेल पे चलते हैं। फ्लो चार्ट्स आई होप कि आप लोगों ने मेरे साथ बना ही लिया होगा। देखिए जरा, सो इन्वेस्टर इज इन अ व्यू, investors in general view an increase in dividend a good news and the stock prices react positively to it। वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना जनरली उनका ये व्यू पॉइंट होता है, वो ऐसे देखते हैं कि अगर मार्केट में डिविडेंड बढ़ाया गया, यानी कि मार्केट में उन्होंने ये देखा कि शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दिया जा रहा है, तो ये गुड न्यूज की तरह मार्केट में फैलेगा, जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइसेस होंगे वो इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, यानी कि स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। बट सिमिलरली अगर डिविडेंड्स को डिक्रीज किया जा रहा है तो इसका कहीं ना कहीं आपकी कंपनी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके शेयर प्राइसेस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके मार्केट में शेयर प्राइसेस क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। तो अब आपको देखना है कि आपको हायर डिविडेंड्स के साथ जाना है या लोअर डिविडेंड्स के साथ जाना है। ठीक है, चलिए 8 पॉइंट भी हो गया हमारा क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। अब फिर से वही बात बच्चों के दिमाग में कि मैम कैपिटल मार्केट क्या होती है, चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, बाकी अगले चैप्टर में तो डिटेल में हम इसको पढ़ ही लेंगे। बच्चों कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां से आपको लंबे समय के लिए पैसा मिलता है। अब वो पैसा आपको शेयर मार्केट से भी मिल सकता है, वो पैसा हमारे पास कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि कुछ अदर सोर्सेज होते हैं, वहां से वो पैसा हम लोग ले सकते हैं। तो आप बस इतना समझ के चलिए कि कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां से आपको लंबे समय के लिए पैसा मिल सकता है,
इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और भी कुछ हमारे पास अदर फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिससे आपको पैसा मिल सकता है। तो बहुत सिंपल सी चीज, कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां से लंबे समय के लिए पैसा मिलता है। अब इस कैपिटल मार्केट में ना हर किसी को एंट्री नहीं मिलती, हर किसी को बहुत इजीली इस कैपिटल मार्केट में एंटर नहीं कराया जाता। तो जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो पहले मेरे साथ फटाफट बनाना शुरू करो कि पॉइंट का नाम क्या है, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। तो बेटा यहाँ पर एक्सेस का मतलब क्या है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि मैम एक्सेस का मतलब क्या है, तो बेटा एक्सेस का मतलब है यहाँ पर पहुंच, यानी कि रीच, कि कैपिटल मार्केट तक आप पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि हर कंपनी यहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आपका कैपिटल मार्केट के अंदर, ये देखो जरा ऊपर हमने क्या लिखा है, इसको हमने इसको मार्केट मार्केट लिख दिया, तुम बता भी नहीं रहे हो कि मैडम मार्केट मार्केट लिख दिया है? चलो, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। तो अगर इस कैपिटल मार्केट तक आपकी पहुंच बहुत ईजी है, यानी कि जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तब आप इस मार्केट में जाते हो, पैसे लेकर आ जाते हो, ठीक है। जैसे कि अगर तुमको लगता है कि घर की तिजोरी पे तुम्हारा एक्सेस है, जब तुम्हारा मन करता है पैसे निकाल के ले आते हो, जब तुम्हारा मन नहीं करता तो तुम इसकी तरफ देखते भी नहीं हो। मतलब बहुत आसान है, क्योंकि चाबी तुम्हारे पास ही रहती है। तो अगर तुम्हारे पास चाबी रहती होगी ना, तो जो पैसे तुम्हें मम्मी देती है ना पॉकेट मनी के तौर पर, तुम उसे उड़ा देते होगे, क्योंकि तुम्हें पता है पैसे खत्म भी हो गए तो क्या हुआ, वो है ना तिजोरी की चाबी, वहां से पैसा निकालेंगे और खूब मौज कर लेंगे। बट वहीं पर अगर तुम्हें ये पता होगा कि जो मम्मी ने तुम्हें 10 रुपए दिए है, तुम्हें उस 10 रुपए में गुजारा करना है, तो भाई तुम ना पैसा बचा कर रखोगे, तुम उसे बिना मतलब में ऐसा उड़ाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो उसी पे गुजारा करना है। तो ऐसी हमारी कंपनीज को भी सोचना होता है कि उनके पास एक प्रॉफिट ही तो है गुजारा करने के लिए, आगे के लिए। तो अब यहाँ पर उनको ये देखना है कि अगर इन फ्यूचर उनको पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या कैपिटल मार्केट में पहुंचना उनके लिए आसान है। अगर उनके पास आसान होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं, अभी ज्यादा पैसा रिटेन नहीं करते, अभी बचा कर नहीं रखते, क्योंकि कल को अगर पैसों की जरूरत पड़ी भी तो कैपिटल मार्केट से ले लेंगे। तो अगर इजी एक्सेस होता है बच्चों, अगर आसान हो जाती है पहुंच कैपिटल मार्केट तक, तो ज्यादा डिविडेंड पे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल मार्केट है। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जिसको कैपिटल मार्केट तक पहुंचना जिसके लिए बहुत मुश्किल है, जिसको बहुत आसानी से वहां से पैसा नहीं मिलता है, क्यों? हो सकता है कोई नई कंपनी हो, या अभी उसकी मार्केट में रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं बनी, तो उसको कैपिटल मार्केट से इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता। तो ऐसे में तो भाई उसको तो अपने पैसों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा ना इन फ्यूचर, क्योंकि उसकी कोई मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पर जिन कंपनीज को इजी एक्सेस नहीं मिलता कैपिटल मार्केट के अंदर, तो वो पैसा बचाती ज्यादा है और डिविडेंड्स को कम पे करती हैं, क्योंकि कल को अगर उनके ऊपर मुसीबत आई तो उनका खुद का पैसा ही उनके काम आएगा, कैपिटल मार्केट उनकी मदद नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर कैपिटल मार्केट तक पहुंच इजी है तो ज्यादा डिविडेंड पे कर दो, बचा के रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा पैसा। बट अगर आपको लगता है कि इजी एक्सेस नहीं है, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे आसानी से, तो अपने पास पैसा बचा कर रखो, अपनी जेब में रखो पैसा, शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड दो। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट का पॉइंट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम इसको डिटेल में पढ़ने की तरफ। देखिए, लार्ज एंड द रेप्यूटेड कंपनीज जनरली हैव इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, कि जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, नामी गिरामी कंपनी होती है, वो बहुत आसानी से कैपिटल मार्केट में चली जाती है। ठीक है, एंड दीज कंपनी टेंड टू पे द हायर डिविडेंड्स, और ऐसी ही कंपनी हायर डिविडेंड पे कर पाती है उन कंपनीज का कंपैरिजन में जो छोटी छोटी कंपनीज हैं और जो कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत आसानी से नहीं जा पाती हैं, जिनको रिलेटिवली लो एक्सेस मिला हुआ है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, क्योंकि वो आसानी से कैपिटल मार्केट में जा सकती हैं, तो वो हायर डिविडेंड पे करती है। बट जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट में आसानी से नहीं जा सकती, तो इसलिए वो कम ही डिविडेंड पे करना पसंद करती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लीगल कंस्ट्रेंट, यानी कि कई बार हमारे इस डिविडेंड डिसीजन को लॉ भी अफेक्ट करता है। यानी कि अब तक इतने सारे लोगों को तो हम देख ही रहते हैं, इतने सारे फैक्टर्स तो हमने देखे, अब लॉ ने भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा और वो भी हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें लेकर आता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम अपना डिविडेंड डिसीजन जो है यहाँ पर लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे लॉ हमारे लिए बाधाएं क्रिएट करता है डिविडेंड डिसीजन को लेते हुए। चलो इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो किसी एक XYZ कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 50 करोड़ का।
ठीक है, 50 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ। लेकिन पिछले साल से उनके पास एक लॉस चलता आ रहा है, एक्यूमुलेटेड लॉस, और वो एक्यूमुलेटेड लॉस जो है वो 30 करोड़ का है। अब एज पर द लॉ, यानी कि जैसे आप जानते हैं कि कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो किया जाता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, यानी कि एज पर द लॉ, पहले आपको प्रॉफिट में से उस लॉस को सेट ऑफ करना होगा, यानी कि आपको उस लॉस को डिडक्ट करना होगा। तो अगर मैंने यहां से इस लॉस को डिडक्ट कर दिया तो मेरे पास 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बचा। बट अभी भी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से उनके ऊपर एक मैंडेटरी क्लॉज होता है कि उनको प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व बनाना होगा। तो चलो मान लो अब यहाँ पर उनको जो भी प्रॉफिट का परसेंटेज उन्होंने डिसाइड किया होगा रिजर्व बनाने के लिए, उसकी वजह से 10 करोड़ का रिजर्व क्रिएट हुआ। तो अब बताओ कंपनी के पास कितना पैसा बचा डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए? सिर्फ 10 करोड़। प्रॉफिट तो बहुत अच्छा कमाया था, 50 करोड़। सोचा था इस बार अपने शेयर होल्डर्स को बहुत खुश करेंगे और अच्छा खासा डिविडेंड पे करेंगे, बट ड्यू टू सम लीगल कंस्ट्रेंट, ड्यू टू सम प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उनका प्रॉफिट लास्ट में आके सिर्फ 10 करोड़ का बचा। तो अब इस 10 करोड़ में से ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। तो कई बार कंपनीज के पास प्रॉफिट इतना बचता ही नहीं है कि वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर पाए। ठीक है, तो लीगल कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि अगर आपको इफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट इज टू बी फॉलो, यानी कि अगर आपको फॉलो करना है तो लेसर अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही डिक्लेयर हो पाता है। तो वहां पर जनरली ऐसा देखा गया है कि लेसर अमाउंट डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर पाती है कंपनी, मतलब कंपनी की मजबूरी है कि वो कम ही पे कर पा रही है। बट इफ देयर इज नो सच प्रोविजन, अगर इस तरीके का कोई भी प्रोविजन वहां पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो पे किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा बच गया है तो ज्यादा पे कर दो, अच्छा पैसा नहीं बचा है तो भाई कम पे करो। ठीक है, तो अगर प्रोविजन ने तुम्हें मजबूर कर दिया कम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए तो कम ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है, हमारे पास चलो कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं थे, सिर्फ प्रॉफिट का फंड बनाना था हमें कुछ परसेंटेज, तो उसके बाद भी अच्छा खासा हमारे पास पैसा बच रहा था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लार्जर अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स भी पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले इसकी डिटेल तो पढ़ते जाओ, अभी कहाँ भागे जा रहे हो, देखो जरा। सो सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट प्लेस द रिस्ट्रिक्शन ऑन द पे आउट्स एज डिविडेंड। तो बहुत सारे कंपनीज एक्ट के ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे ऊपर बाधाएं क्रिएट करती हैं कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करें। सच प्रोविजंस मस्ट बी एडहेयर टू व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, और ऐसे प्रोविजंस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे होगे। ऐसे नहीं कि तुरंत आंख बंद के करके देखा कि अच्छा प्रॉफिट इतना हुआ है चलो इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर डिविडेंड्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके आखिरी पॉइंट की तरफ, विच इज कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे लिए बाधा बनता है? बिल्कुल बनता है बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट किस तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लो किसी एक बैंक ने लोन दिया किसी कंपनी को लगभग 50 करोड़ का। अब भैया बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमारी, ऐसे छोटे मोटे अमाउंट से हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते ना, हमें तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो एक कंपनी ने लोन लिया किसी एक बैंक से 50 करोड़ का, लेकिन उस बैंक ने कहा कि अरे सुनो ऑनर साहब, हमारी बात तो सुनते जाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी, कि आप जब तक हमारा लोन नहीं चुका देते ना, तो जरा एक बात ध्यान रखिए कि अब तक हमने ऐसा देखा है कि आपकी जो डिविडेंड पे आउट रेशो है, मैम ये क्या बता रही हो डिविडेंड पे आउट रेशो? हाँ बच्चों, एक होती है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब होता है कि आप अपने प्रॉफिट का कितना परसेंटेज डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी डिविडेंड पे आउट रेशो 20% है, तो मतलब आपका जितना भी प्रॉफिट होता होगा आप उसका 20% डिविडेंड्स के लिए देते हैं।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा देखते आए हैं कि आपके डिविडेंड पे आउट रेशो 60% है। मतलब कि अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 60 रुपए तो आप डिविडेंड ही दे देते हो, बस 40 रुपए ही अपने पास संभाल कर रखते हो। पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो हम 60% से घटाकर 30% या चलो 20% हम इसको करने जा रहे हैं अगले 5 साल तक। क्योंकि आपने हमसे 5 साल के लिए लोन लिया है, तो अगले 5 साल तक आप डिविडेंड पे आउट रेशो 20% रखेंगे, यानी कि जितने का भी आपको प्रॉफिट होगा हम आपको अलाउड करते हैं कि सिर्फ आपको 20% ही डिविडेंड डिक्लेयर करना है। अब ये उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज ऐड कर दिया। तो अब अगर आप इस क्लॉज के साथ रेडी हो तो यहां पर अब आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट अगर उन्होंने ऐसा कोई क्लॉज आपके सामने नहीं रखा, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके सामने नहीं रखी, तो आप अपने इच्छा अनुसार यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब आप बंध गए हो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन प्लेस कर दी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो उनकी मर्जी से डिविडेंड डिक्लेयर होगा। बट अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन आपके सामने नहीं है तो आप अपनी मर्जी से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो समझ गए होगे आई होप कि कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। तो देखो अब इसे जरा हम अपने छोटे छोटे शब्दों में लिख लें। ये बार बार मुझे परेशान करते हैं, ये मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। ये देखो अभी फिर आ गए यहाँ पर, तो हमें जगह चाहिए तो ज़रा इन्हें हटा दें। चलो तो देखो ज़रा कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो ऐसे में डिविडेंड जो है आप डिक्लेयर करेंगे, आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसा भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई होगी बात, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट अगर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं लिखा गया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली गई, तो ऐसे में बच्चों आप जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो एज पर योर प्रॉफिट, या इसको अगर मैं लिखूं तो एज पर योर पोटेंशियल। ठीक है, कि आपकी कंपनी के जो पोटेंशियल्स होंगे, आपकी कंपनी की खुद की या फिर जो भी पॉलिसी होगी वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, वो भी उसी तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और योर को हटाकर अगर हम कंपनी लिख दें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट है तो रिस्ट्रिक्शन अगर है तो आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो डिविडेंड डिक्लेयर करा जा सकता है एज पर द कंपनीज पोटेंशियल और पॉलिसी। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये हमारे टोटल 11 पॉइंट्स थे जो ये बताते थे कि कैसे जब एक कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करने जाती है तो उसको क्या क्या माइंड में रखना होता है। अब जरा इसके डिटेल भी पढ़ लेते हैं कि इसके डिटेल में क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, while granting the loans to a company, sometimes the lender may impose certain restrictions on the payment of dividend in future। कि कई बार क्या होता है कि जब किसी कंपनी को लोन दिया जाता है तो जो पर्सन लोन दे रहा है यानी कि जो भी लेंडर है वो कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि फ्यूचर में आप डिविडेंड्स की पेमेंट कैसे करोगे। So the companies are required to ensure that the dividend doesn't violate the terms of the loan agreement in this regard। तो जब भी कंपनी इन फ्यूचर में उस लोन को लेने के बाद डिविडेंड पे करेगी तो इसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी डिविडेंड डिक्लेरेशन पॉलिसी किसी भी तरीके से आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी को वॉयलेट यानी कि उसका उल्लंघन ना करे। तो क्योंकि आप एक एग्रीमेंट में एंटर हो चुके हो, आपने वहां पे वादा कर दिया, वहां पे कमिटमेंट कर दिया कि ठीक है जी आप जैसा कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, आप हमें बस लोन दे दो। बट बाद में आपको मुकरना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर आपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो फिर ऐसे में आपको लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने ये लिखवाया कि अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उनकी पॉलिसी को फॉलो करो, बट अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो अपनी पॉलिसी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये तो हो गए हमारे पूरे 11 पॉइंट्स। आज की क्लास को मैं सिर्फ डिविडेंड डिसीजन के लिए रखूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस अगर आप क्वेश्चंस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनका ट्रेंड देखें तो डिविडेंड डिसीजन जरूर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो मैं आपको इन 11 पॉइंट्स का एक बार रिकैप दे देती हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ आंसर करेंगे, घर बैठे बिल्कुल बोलेंगे, जैसे जैसे मैं पूछते जाऊंगी वैसे वैसे उसका रिप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तभी तो हम लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाएंगे ना।
तो चलिए मैं लेकर आ गई हूँ आपको फिर से टोटल 11 पॉइंट्स के पास दोबारा, जहां पर हमने कहा कि 2 सीए 4 साल से लीगल टैक्स की ग्रोथ देख रहे हैं। चलो ये तो हमने देख ही लिया है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट हमारे पास इसके अंदर क्या था, कैश फ्लो पोजीशन। तो चलिए मेरे साथ यहाँ पर सारे बच्चे बोलेंगे कि अगर कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्गर है, अगर हमारी पोजीशन कैश की टर्म्स में स्ट्रॉन्ग है तो हम ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, बट वहीं पे अगर वीकर पोजीशन होगी तो हम लेस डिविडेंड देंगे। चलिए कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट अभी तो पढ़ के आए, अगर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है तो कैसा डिविडेंड देंगे बच्चों, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई है या हमने कोई लोन ही नहीं लिया या उनकी जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा लिबरल है, तो ऐसे में हम लोग अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कंपनी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिविडेंड पे कर सकती है। चलो बताओ बच्चों, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, क्या दो ऑप्शंस होते हैं, इजी एक्सेस है या नॉट इजी एक्सेस है। अगर इजी एक्सेस है तो ज्यादा डिविडेंड दे दो, बट अगर इजी एक्सेस नहीं है तो डिविडेंड्स को कम ही रखो। अमाउंट ऑफ अर्निंग, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, अगर तुम्हारी जेब भरी हुई है, खूब पैसा है, यानी कि अगर आपकी जो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स है वो इनफ है तो मोर डिविडेंड्स पे कर दो। बट अगर आपको लगता है कि पास्ट और करंट अर्निंग्स दोनों मिला के सफिशिएंट नहीं है तो ऐसे में कम डिविडेंड्स के साथ ही आपको गुजारा कराना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर से। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, लेकिन जो तुम्हारी जेब में वो पैसा आता है क्या हमेशा आता रहता है या कभी कभी जेब खाली भी हो जाती है। तो अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो आप फिक्स डिविडेंड यानी कि एक डिविडेंड पर शेयर भी पे कर सकते हैं, बट अगर आपकी अर्निंग्स स्टेबल नहीं है तो आप डिविडेंड स्टेबल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके डिविडेंड्स फ्लक्चुएट करेंगे एज पर योर प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अब कई बार कंपनीज को लगता है कि हमें अपने डिविडेंड्स को स्टेबल करके रखना चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि यार हर साल कितना हमको डिविडेंड पे करना होगा। तो अगर आप स्टेबल डिविडेंड पे करते हैं तो फिक्स रहेगा आपका डिविडेंड पर शेयर, बट अगर आप डिविडेंड स्टेबल नहीं करके रखना चाहते तो अपने अकॉर्डिंग जैसा प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अगर आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट आपके लिए पॉजिटिवली रिएक्ट करे, स्टॉक मार्केट स्टॉक प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो, तो बच्चों ऐसे में डिविडेंड कैसे देना चाहिए, हायर डिविडेंड। बट अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रही है, स्टॉक प्राइसेस कम जा रही है, तो ऐसे में आप लो डिविडेंड्स के साथ भी काम चला सकते हैं। शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस, कई बार हमें अपने शेयर होल्डर की बात माननी पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। तो अगर हम शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को फॉलो करते हैं जो कि कह रहे हैं कि फिक्स्ड इनकम दो, तो ऐसे में हमें यहाँ पर जो डिविडेंड है उसको भी कई हद तक फिक्स करना पड़ता है कि यहाँ पर हम उनको कह देते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, लीगल कंस्ट्रेंट, अभी बताया मैंने आपको कि कई बार लॉ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। तो अगर हम लोग लॉ के कुछ प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं और उसकी वजह से कम प्रॉफिट बच पा रहा है तो ऐसे में हमें डिविडेंड कम ही पे करना पड़ेगा। बट अगर इस तरीके का कोई प्रोविजन हमारे सामने फिलहाल नहीं है फॉलो करने के लिए, तो हमारे पास जितना प्रॉफिट बचा है उस पूरे प्रॉफिट में से भी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो अगर हमें दिख रहा है कि जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं उसके ऊपर हमें हाई टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऐसे में हम डिविडेंड कम पे करेंगे। बट अगर हमें लगता है कि टैक्स रेट इतना भी ज्यादा हाई नहीं है तो ऐसे में ज्यादा डिविडेंड पे किया जाएगा। लास्ट है बच्चों ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इन फ्यूचर मुझे ग्रो कराना है अपनी कंपनी को, तो उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आज डिविडेंड कम पे करूंगी और पैसा ज्यादा बचाऊंगी। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर अवेलेबल होंगी तो लेस डिविडेंड, बट अगर हमें दिख रहा है कि ऐसी कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं आने वाली हैं फिलहाल, तो अभी शेयर होल्डर को खुश रखेंगे और ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ऐसे टिप्स पे ये सारे फैक्टर्स लर्न हो गए होंगे और इनके अंदर क्या बातें हैं वो सारी भी आपको समझ आ गई होंगी और अब आप खुद से इन पॉइंट्स को लिख सकते होंगे। तो मेरी सलाह अगर माने तो आप अपनी समरी नोटबुक में इन पॉइंट्स को खुद से लिखिएगा और फिर उसको चेक कीजिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ कि आप कितना सही लिख पा रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो मॉडिफाई करना होगा उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। पर मेरी माने तो इस चैप्टर को प्लीज प्लीज प्लीज, जब से मैंने ये फैक्टर्स पढ़ाने शुरू करे हैं वहां से इस चैप्टर को खुद से लिखिए, खुद से समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए, आप इस चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूंगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।